हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की जो क्लास है हमारी लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल रही है। उसका रीज़न ये है कि लाइव में आप सभी समझ सकते हो, आप सब लोग बड़े हो, समझदार हो, बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है ना। जिस क्लास को मैं आधा घंटे में पूरा कंप्लीट कर देती हूँ विद एक्सप्लेनेशन, वो क्लास 1 घंटे से ऊपर चली जाती है। आप खुद सोचो, आपको ज़्यादा पढ़ना है या ज़्यादा समय बर्बाद करना है। तो मुझे ये सही लगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कोई कसम खा ली अब लाइव नहीं करूँगी। हाँ, अगर आप लोग उसी से सेटिस्फाइड होगे तो हम आपको लाइव भी स्टार्ट कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये थोड़ा मुझे ये लगता है कि उस समय का मैं सदुपयोग कहीं और कर सकती हूँ, बेवजह की मतलब समय की बर्बादी से। और उसमें भी लास्ट में होता यही है, आप लोग फिर ये भी चाहते हो कि जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है। तो भाई जब आप लाइव करा रहे हो तो फिर आंसर तो आपको कम से कम, मेरा भी मन करता है कि बच्चे आंसर तो दे ही दें, ठीक है। तो हम उस चीज़ से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि कम समय में ज़्यादा पढ़ लो, है ना। तो हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं, इतनी छोटी सी बात थी बस। है यहाँ पर सब बढ़िया ही चलेगा, ऐसा नहीं है कि अगर ऑफलाइन क्लास है तो आपको कोई समस्या रहेगी, ऐसा नहीं। आपके अगर कोई कमेंट होंगे तो हम उस पर बात कर लेंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। आप कमेंट छोड़ दीजिएगा और हम आगे आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो 16 से 18 वर्षों की किशोरावस्था की लड़कियों के लिए प्रोटीन का संस्तुत दैनिक हिस्सा होता है ग्राम 37, 57, 63 या फिर 68। यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, ये क्वेश्चन कल की क्लास का ही था और रह गया था, तो मैंने यहाँ डाल दिया। किशोरावस्था की लड़कियों की बात कर रहे हैं, आरडीए 2020 के अनुसार आपको आंसर देना है। यहाँ पर 37 है, 57 है, 63 है या फिर 68 है। तो यहाँ पर आपको 37 मिले तो भी सही है, और अगर आपको 37.3 मिले तो सबसे सही आंसर ये होगा, क्योंकि आरडीए में यही दिया हुआ है, ठीक है। तो जो आपकी किशोरावस्था 16 से 18 वर्ष की लड़कियां हैं उनकी हम बात करेंगे, तो उन्हें कितना देना है, 37.3 देना है। अब यहीं पर हो सकता है बच्चों का, लड़के का पूछ लिया जाए, मतलब ये तो लड़की की बात हो गई, गर्ल की हो गई, हो सकता है बॉय का पूछ लिया जाए। तो बॉय का क्या रहेगा आपका यहाँ पर 45.1 रहेगा, ठीक है। 45.1 ग्राम डे रहेगा, मतलब डे में ही होता है, ग्राम डे, एक सेकेंड, 1 ग्राम डे, ओके, क्लियर हुआ, ठीक है। ये ऐसे अगर हम बात करेंगे, देखो पहली बात तो मैंने आरडीए कई बार आपको पढ़ा दिया, लेकिन फिर भी हो, मतलब रिवीजन जितना ज़्यादा कर लोगे उतना आपको अच्छा याद रहेगा। 42.9 किसका है, पुरुष का है, ओके। और 36 किसका है, स्त्री का है। स्त्री का क्या है, मतलब फीमेल का क्या है यहाँ पर 36.3, ओके। तो ये क्या है, फीमेल का हो जाएगा, ओके। मात्र 1 ग्राम जो है यहाँ पर ज़्यादा है किशोर लड़की का नॉर्मल महिला से, ठीक है, 36.3 ग्राम, ओके। यहीं पर अगर आपसे गर्भावस्था की बात करें, हालांकि कई बार कर चुके हैं, तब भी अगर गर्भावस्था की बात की जाए तो यहाँ पर आप कितना प्लस कर दोगे, यहाँ पर 7.6 तब प्लस करोगे जब आप किस में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में हो। और जब थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है कोई भी, तब हमें कितना प्लस करना है, तब 17.6 यहाँ पर ऐड कर देना है, इसी अमाउंट में जो आपको अभी हमने बताया था 36.3 में, ठीक है, इसी में आपको ये ऐड कर देना है। एक लास्ट बात और कर लेते हैं धात्री अवस्था की, बहुत जल्दी से। यहाँ पर अगर 0 से 6 माह की धात्री है तो आप कितना दोगे, प्लस करोगे कितना, 13.6, यहाँ पर कर दोगे 13.6। और अगर जो धात्री है कितने की है, सॉरी, धात्री महिला जो है आपकी 0 से 6 तो बता दी ना, 7 से 12 की। अगर 7 से 12 की है तब आपको कितना प्लस करना है, उस समय आपको यहाँ पर 10.6 प्लस कर देना है, ठीक है, 10.6 प्लस कर देना है, ओके। 7 से 12 महीने का अलग है और 0 से 6 महीने का अलग है। तो ये आपका पूरा मैंने क्लियर कर दिया। अब यही मैं लाइव क्लास में करती, आपको देखती 4 बार, तो उसमें थोड़ा और ज़्यादा समय लगता। ज्वर के दौरान देना चाहिए, यह तले हुए और खस्ता खाद्य पदार्थ भी है, मसालेदार खाद्य पदार्थ, वह खाद्य पदार्थ जो सरलता से उपलब्ध हो, डी है सरलता से पचने वाला खाद्य। अब देखो, जैसे अभी एक छोटी सी बात पे आपको बताऊं, अभी मैंने यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें आपको बताई, और बहुत से बच्चे हैं जो हमारे रोज़ की क्लास में आते हैं, तो उनको ये आंसर रट चुके होंगे। तो अब उनके लिए क्या, उनका तो लाइव में समय बर्बाद हो रहा है ना, तो वो इस चीज़ को यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ से उस चीज़ को हटा सकते हो कि ये तो मुझे याद है, अब मैं आगे बढ़ जाती हूँ। ये बहुत अच्छा फ़ायदा होता है रिकॉर्ड क्लास में। और समझदार बच्चों को ये भी सोचना चाहिए कि हमारा जो है समय बच रहा है इसमें। तो ज्वर के दौरान देना चाहिए कौन सा भैया, सरलता से पचने वाला जो है भोज्य पदार्थ हमें कब देना चाहिए, जब किसी व्यक्ति को बुखार वगैरह हो उस समय, ठीक है, उस समय, क्योंकि उस समय जो होता है टेम्परेचर हाई होता है, ओके। हाइपोथर्मिया की कंडीशन में होते हैं हम, हाइपोथर्मिया मतलब
टेम्परेचर का बढ़ जाना, कितने पे 1 फ़ारेनहाइट पर कितना बढ़ता है, 7% की ऊर्जा की मांग यहाँ पर बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 3, खेसारी दाल के कारण होता है रक्ताल्पता, पैलेग्रा, रिकेट्स या लैथरिज्म। तो खेसारी दाल के खाने से क्या लैथरिज्म रोग हो जाता है, सभी जानते हैं। पैरों में लकवा जैसी चीज़ें भी इसमें भी देखी जाती हैं। ओके, और हार्ट वगैरह पर भी प्रॉब्लम होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बात करेंगे एनीमिया, आप जानते हो बहुत सारे B9 है, इसकी कमी से भी होता है, B12 की कमी से भी होता है एनीमिया। पैलेग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन D की कमी से या फिर कैल्शियम की कमी से भी माना जाता है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 4, FPO मानक चिन्ह गुणवत्ता के लिए है। ए है गैस चूल्हा, बी है चावल, सी है टीबी, डी है आम। ठीक है, और इसके बाद एक ही क्लास होगी हमारी घटना चक्र की, शायद न्यूट्रिशन साइंस की, उसके बाद न्यूट्रिशन साइंस घटना चक्र कंप्लीट हो जाएगा। टेक्सटाइल हम कंप्लीट कर चुके हैं और नया टॉपिक हम स्टार्ट कर देंगे। उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा कौन सा, वैसे चाइल्ड डेवलपमेंट बोला है तो चाइल्ड डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। FPO मानक चिन्ह की गुणवत्ता दर्शाता है गैस चूल्हे की, चावल की, टीबी की या फिर आम की। तो हम जो FPO की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर किसका लगेगा, चावल का लगेगा, चावल। ठीक है, चावल क्या है, आप जानते हो IPO किस पर लगाते हैं, जो खाद्य उत्पाद ऑर्डर आपका होता है, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर जो होता है, इसको कहते हैं फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। ठीक है, किस पर लगाया जाता है, तो आपको इसी तरीके की जो चावल हैं, गेहूं हैं, फल हैं, जैम है, अचार है, इन सारी चीज़ों पर ये देखने को मिलता है। ओके, तो इतना आपका ये क्लियर हो गया। यहीं पर अगर बात करते हैं टीवी पर जो भी इलेक्ट्रिक होते हैं तो उस पर आई का साइन लगता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो बढ़ते हैं हम आगे। इलेक्ट्रिक चीज़ों पर ISI का साइन लगता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 5, मैरास्मस बीमारी पाई जाती है। ए है 6 माह से कम आयु के बच्चों में, बी है 1 वर्ष से कम के बच्चों में, सी है 2 वर्ष से कम के बच्चों में, डी है 5 वर्ष से कम के बच्चों में। जब क्या होता है हमारे शरीर में ऊर्जा और प्रोटीन दोनों की कमी हो जाती है तो हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। हमारे शरीर से जो हमारी फैटी टिश्यूज़ होते हैं बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, हड्डियां हमारी दिखने लगती हैं, त्वचा हमारी सिकुड़ जाती है या चिपक जाती है, बिल्कुल सूखा रोग की तरह हो जाती है। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है मरासमस बीमारी पाई जाती है तो उस पर आपको समय बताना है। यहाँ पर तो 1 वर्ष से कम के बच्चों में ये पाया जाता है या फिर 6 माह से 18 माह भी आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है, मंजू पाटनी की बुक में 6 माह से 18 माह ही दिया हुआ है इसका समय, तो ये भी आप इसको ध्यान सकते हो। और तो और एक जगह ये भी लिखा है कम से कम, कभी कभार क्या होता है मतलब 4 साल में भी ये कंडीशन, मतलब 1 से 4 साल तक भी ये कंडीशन देखी जाती है। जबकि जो क्वाश्योरकर है वो कन्फर्म है 1 से 4 साल तक के बच्चों में होता है, लेकिन इसमें भी ये कहा गया है मरासमस में भी कभी कभी ये दिक्कत इसमें देखी जाती है। क्या होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है में कमी आ जाएगी, श्वास प्रणाली भी में भी संक्रमण होने की संभावना हो जाती है, आंखें खराब होने लगती हैं, दस्त हो बच्चे को लग जाते हैं, स्किन कैसी होती है, शुष्क पड़ जाती है, वजन घट जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इस वजह से उसका विकास भी क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 6, मरासमस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि कमज़ोर होता है, भूखा होता है, गुस्से वाला होता है, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मरासमस वाला जो बच्चा होता है कमज़ोर होगा, क्योंकि अभी हमने ऊपर क्या बताया, न्यूट्रिशन की इतनी ज़्यादा कमी हो जाती है कि स्किन से उसके जो फैटी टिश्यूज़ होते हैं वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं, और जिस वजह से उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है तो बच्चा कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन बढ़िया है सबसे। क्वेश्चन है 7, नाइट ब्लाइंडनेस का अर्थ है अंधेरे में ना दिखना, रात में ना दिखना, सूरज डूबने के बाद ना दिखना, डी है कम रोशनी में ना दिखना। तो यहाँ पर नाइट ब्लाइंडनेस का जो अर्थ होता है वो होता है सही। अब तो सही जो आंसर माना गया है वो है रात में ना दिखना। इसमें क्या होता है, विटामिन ए की कमी से होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। लेकिन यहाँ पर जो क्या होता है, रात में दिखाई नहीं देता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अंधेरे में ना दिखना तो ये तो नॉर्मल भी आप जानते हो, हम लोगों को रतौंधी की दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हम धूप से आते हैं या रोशनी से आते हैं और एकदम बंद जगह पे जाते हैं तो 1 सेकंड को हमें नहीं दिखता है, वो अलग विषय है। लेकिन यहाँ पर ए ऑप्शन जो है सबसे सही माना गया है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस में अंधेरे में नहीं दिखता। मछली के यकृत का तेल इसके लिए बहुत फायदेमंद होता है। क्वेश्चन है 8, विटामिन ए की कमी से सबसे खतरनाक इसमें स्थिति बताना है। बाइटोट स्पॉट है, क्रेटोमलेशिया है, कॉर्नियल सिरोसिस है, या डी है ज़ीरोफ्थेल्मिया है। तो यहाँ पर आपको इसके हिसाब से जो आंसर दिया है वो मैं बता दूँ कौन सा माना है। यहाँ पर इन्होंने बी ऑप्शन क्रेटोमलेशिया। ओके,
तो यहाँ पर डी ऑप्शन माना है इन्होंने, ठीक है। इन्होंने जीरोप्थेल्मिया माना है डी ऑप्शन, लेकिन जो मैंने जिस हिसाब से पढ़ा है, क्योंकि क्रेटोमलेशिया में ये कहते हैं बिल्कुल ही जो होती है, जो कॉर्निया होती है बिल्कुल टूट जाती है, बिल्कुल ही मतलब बेकार हो जाती है। तो वैसे तो मेरे हिसाब से बी ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन इसमें जो आंसर दिया गया है वो डी दिया गया है, इसलिए मैं इस पर कोई विवाद नहीं करूँगी। आप हो सकता है ये आयोग का आंसर हो, क्योंकि ये उसमें दिया है घटना चक्र में। तो आपको मैंने इसका आंसर बता दिया है। बकाया आप एक बार बुक में चेक कर लीजिए। मुझे तो क्रेटोमलेशिया ही आंसर सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कॉर्निया बिल्कुल ही टूट जाती है। ओके, तो इतना आप समझ सकते हो कि मैं इस पर कोई विवाद करूंगी, मैं कल को आयोग फिर वही आंसर मान ले तो आप हमसे कहोगे कि मैम आपने गलत बताया, इस वजह से मैं कुछ नहीं कह सकती। 9 क्वेश्चन है, 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए विटामिन ए की बड़ी डोज डैश। ए है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट है, बी है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, सी है 1.5 लाख इंटरनेशनल यूनिट, या फिर डी है 2 लाख 2.5 लाख इंटरनेशनल यूनिट। तो यहाँ पर 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये बताना है कि कितना जो है विटामिन ए की डोज दी जाती है। आप जानते हो हर 6 महीने में जो आपकी जो गवर्नमेंट स्कीम चलती हैं उनके अंतर्गत हर 6 महीने में बच्चों को मछली के यकृत का तेल पिलाया जाता है, ठीक है। ये बात आपको मतलब पता होगी अगर आपके यहाँ पिलाई जाती होगी। मेरे बरेली में तो पिलाई गई थी मेरी बेटी को, इस वजह से मुझे पता है, ठीक है। तो वो आती थी पिलाने के लिए, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। तो उसमें 2000 यूनिट होता है, ये कितने 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए दी जाती है, ठीक है। और ये एक बड़ी डोज मानी जाती है। इसमें डेट लिख के रख लेते हैं बच्चे के लिए कि जिस डेट को पिलाई गई है अगले 6 महीने बाद इसी डेट को पिलाया जाएगा। 6 महीने तक फिर हमें अलग से कोई भी विटामिन ए लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन है 10, लोहे का कार्य है खून बनाना, ऑक्सीजन पहुंचाना, खाना पहुंचाना, या फिर डी है खाना और ऑक्सीजन पहुंचाना। लोहे का काम क्या है ये बताना है आपको। तो लोहा आप जानते हो क्या कार्य करता है, हमारे शरीर में खून को बनाने का कार्य करता है, ठीक है। और जब इसी लोहे में क्या मिल जाता है, ग्लोबुलिन, ठीक है। लोहे में क्या मिल जाता है, मतलब लोहा किससे, हीम से बना है, ठीक है। प्लस क्या है, ग्लोबुलिन मिल जाता है, तो क्या बन जाता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, ऑक्सीजन को पहुंचाना प्लस न्यूट्रिशन को पहुंचाना और CO2 को बाहर निकालना। क्वेश्चन है 12 वर्ष की बालिका के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन का स्तर बताना है, क्या रहेगा, 10 ग्राम 100 ml, 11 ग्राम 100 ml, 12 ग्राम 100 ml, या फिर मतलब पर 100 ml, यहाँ पर ये लग जाएगा, ठीक है। 13 ग्राम पर 100 ml, मतलब 100 ml में एक 12 साल की लड़की है कोई, उसका 100 ml ब्लड में आपको ये बताना है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी रहेगी, ठीक है। तो आप सभी जानते हो यहाँ पर क्या दिया है, 12 ग्राम 100 ml दिया है, ठीक है। किसको, 12 वर्ष की लड़की का दिया है। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल अगर पूछा जाए किसी भी व्यक्ति का, जैसे हम लोग क्या हैं 12 वर्ष से ऊपर के हैं, तो एक किस में आ गए, नॉर्मल महिला और पुरुष में हम कंसीडर किए जाएंगे, मतलब जो एक वयस्क होते हैं उनमें कंसीडर किए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 13 से 15, ठीक है, 13 से 15 ग्राम होगा 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है, 100 ml ऑफ ब्लड। तो ध्यान रखिएगा, नॉर्मल पूछा जाए तो 13 से 15, और यहाँ पर अगर 12 वर्ष तक का पूछा है तो 12 ग्राम तक होता है 100 ml ब्लड में किसकी, हीमोग्लोबिन की मात्रा, ठीक है। क्वेश्चन है 12, बाम की संख्या बढ़ जाने से हो सकता है एनीमिया, बैटिक स्पॉट, केराटोमलेशिया, जीरोप्थेल्मिया, ठीक है, इन्हीं से होता है बैटिक स्पॉट, ओके। और जो बाम की संख्या होते हैं ये एक तरीके के रोग पैदा करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, दृष्टि की हानि होती है, ठीक है, दृष्टि की हानि होती है। और साथ ही साथ क्या होगा, मिर्गी व्यवहार, मतलब मिर्गी के दौड़े पड़ना वाली चीज़ होती है, मिर्गी व्यवहार बोलेंगे हम इसको, होता है। यहाँ पर सीखने की समस्या पैदा होती है। अब जब सीखने की समस्या पैदा हो रही है तो आप जानते हो मुख्य तौर पर यहाँ पर कौन से कार होंगे, बच्चे होंगे, ठीक है। तो ये समस्या किस में पहुँच गई, बच्चों में होती है। और इससे एक बच्चों में बीमारी आ जाती है जिसको कहते हैं क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोसेफेली,
ठीक है, माइक्रोसेफेली बीमारी हो जाती है। ओके, बच्चों में अगर बात करें माइक्रोसेफेली ये प्रॉब्लम देखने को यहाँ पर मिलती है। और आनुवंशिक ये विकसित परीक्षण द्वारा इसका क्या होता है, इस बीमारी का इलाज किया जाता है। ठीक है, निदान किया जाता है। इस बीमारी का निदान कैसे किया जाता है, आनुवंशिक परीक्षण द्वारा। ठीक है, आनुवंशिक बीमारी नहीं, आनुवंशिक परीक्षण द्वारा इस समस्या का जो है निदान किया जाता है। क्वेश्चन है 13, आयोडीन की कमी का साधारण लक्ष्य क्या है? ए है कॉर्निया का फैल जाना, बी है जिगर का बढ़ जाना, सी है गले का फूलना, डी है थोड़ी का बढ़ना। तो आप जानते हो आयोडीन किस की कमी से घेंगा होता है, जिसे हम गोइटर या गलगंड रोग कहते हैं, जिसमें क्या होगा, गले की जो ग्रंथि होती है वो फूल जाती है। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है सही मात्रा में रिलीज़ नहीं हो पाता है। थायरोक्सिन हार्मोन में कमी होती है आयोडीन की कमी के कारण, और जब ये उस पर प्रेशर पड़ता है, क्योंकि आयोडीन है नहीं, वो थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है, और आयोडीन है नहीं तो इस ग्रंथि पर क्या पड़ता है, काफ़ी प्रभाव पड़ता है और श्रावण हो नहीं पाता है, जिस वजह से ये क्या होता है, इस पर काफ़ी लोड पड़ता है और ग्रंथि ये फूल जाती है। ठीक है, इस पर काफ़ी प्रेशर पड़ता है उस समय। क्वेश्चन है यहाँ पर 14, आयोडीन युक्त तेल के 1 ml के इंजेक्शन से बचाव हो सकता है 1 वर्ष तक के बच्चों को, 1 से 2 वर्ष तक के बच्चों का, 3 से 5 वर्ष तक के बच्चों का, या फिर डी है सारा जीवन तक। तो अगर आयोडीन के तेल का 1 ml का इंजेक्शन किसी बच्चे को दिया जाता है तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। 1 वर्ष तक के बच्चों का क्या होता है, यहाँ पर बचाव रहता है, मतलब उन्हें आयोडीन की कमी नहीं होगी और उन्हें ये गोइटर जैसी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है यहाँ पर 15, पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारी हैं, ए है फ्लोरोसिस और मोटापा, बी है घेंगा और मोटापा, सी है फ्लोरोसिस और घेंगा, डी है फ्लोरोसिस और कैरोटिनिज्म। तो यहाँ पर पौष्टिकता की जो बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारियां हैं वो आप जानते हैं फ्लोरोसिस और मोटापा है। फ्लोरोसिस मतलब फ्लोरीन की अधिकता से होता है, दांत वगैरह खराब होने लगते हैं। ओके, और यहाँ पर मोटापा जो होता है न्यूट्रिशन की अधिकता से होता है, मतलब आप ज़्यादा फैटी चीज़ें खाते हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें खाते हो तो ये देखने को मिलता है। ओके, 1 ppm तक जो होता है आपके फ्लोरीन सही होता है, इससे ऊपर जो हो जाते ही क्या होता है, इसकी अधिकता भी सही नहीं होती और कमी भी जो है सही नहीं होती है। इससे ऊपर जाते ही कहीं ना कहीं हमारे दांतों को समस्या शुरू हो जाती है, दांतों का झड़ना इत्यादि। क्वेश्चन है 16, निम्न में से मोटापे का कारण है, ए है ज़्यादा खाना, बी है कम खाना, सी है कभी कम और कभी ज़्यादा खाना, डी है बिल्कुल ना खाना। तो देखो आपने कभी मतलब कम खा लिया तो भी कुछ नहीं होगा, कभी कम खा लिया कभी ज़्यादा खा लिया तो कुछ नहीं होगा, ये कभी कभार चल जाता है, हम लोग खुशी में ज़्यादा खा लेते हैं, कहीं शादी पार्टी में होते हैं तो ज़्यादा तला वला खा लेते हैं, लेकिन रोज़ नहीं खाते तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं खाओगे तो ये भी कोई लॉजिक नहीं है, तब तो बिल्कुल ही बेकार हो जाओगे। पर ज़्यादा खाना ये एक ऐसा रिलेट कर रहा है आपको कि मतलब रोज़ ही ज़्यादा खा रहा है व्यक्ति, तो क्या है मोटापे का कारण हो जाएगा। ठीक है, चाहे कैलोरी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा मोटापे का कारण बढ़ेगा, और जब आप ज़्यादा खाओगे तो कैलोरी वगैरह ज़्यादा ही जाएगी शरीर में, और इस वजह से बहुत सारे रोग देखने को मिलते हैं। देखो ज़्यादा खाने से क्या रोग होते हैं ये भी पता होना चाहिए। ज़्यादा खाने से जो रोग होते हैं वो असंक्रामक होते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि ये असंक्रामक रोग कहलाते हैं, जैसे कि मधुमेह हो गया, ठीक है, मोटापा सबसे पहले आएगा इसमें। ओके, मोटापा हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ये सारे रोग ज़्यादा खाने की वजह से दिखाई देते हैं। हृदय रोग जो भी है इसी में आते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 17, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री के लिए आवश्यक है केक व चॉकलेट, नूडल्स एवं पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक एवं आइसक्रीम, डी है दूध व प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, दूध व प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ। क्वेश्चन है 18, ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा, कोयला, गोबर गैस या पेट्रोल। तो जो ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है वो है सौर ऊर्जा। ठीक है, सूर्य से हमें क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कि मुख्य स्रोत कहलाता है। गोबर गैस आप जानते हो, गोबर गैस के माध्यम से हम क्या करते हैं, मतलब रसोई घर के लिए या फिर जो रसोई घर के लिए खासतौर से गैस का लोग यूज़ करते हैं, तो ये गोबर वगैरह से बनाई जाती है, गाय भैंस के गोबर से। क्वेश्चन है यहाँ पर 19, मधुमेह का एक लक्षण है अतिसार, बुखार, रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ना, डी है प्यास ना लगना। तो मधुमेह का एक लक्षण आप सभी जानते हो, रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, जिस वजह से ग्लूकोज का स्तर बढ़ने से क्या होता है, रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है और बार बार जो है मूत्र त्याग करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज अब कहाँ जाए तो वो ग्लूकोज का निष्कासन मूत्र के माध्यम से होता है, जिसको हम पॉलीयूरिया की संज्ञा देते हैं। इसमें एक समस्या देखी जाती है पॉलीडिप्सिया, जिसमें प्यास बहुत लगती है, क्योंकि बार बार आप मूत्र त्याग कर रहे हो तो प्यास भी लगेगी, है ना। तो इसी में पॉलीफेजिया देखी जाती है।
पॉलीडिप्सिया में प्यास अधिक लगती है। पॉलीयूरिया में क्या होगा, मूत्र निष्कासन की इच्छा होगी बार बार। पॉलीफेजिया में क्या होगा, भूख ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन देखी जाती हैं डायबिटीज़ होने पर। क्वेश्चन है 20, टोकोफेरॉल है, ए है विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी। तो विटामिन सी एस्कॉर्बिक है, ओके, एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन ए रेटिनॉल है। विटामिन बी की बात कर रहे हैं खाली, तो इनोसिटॉल हो गया, खाली विटामिन को क्या कहेंगे, इनोसिटॉल कहेंगे। और विटामिन ई ही बचा आपके पास, तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। टोकोफेरॉल किसका रासायनिक नाम है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन है 21, रोगी के लिए आहार आयोजन करते समय निम्न में से किस पर ध्यान दिया जाता है। ए है आहार की प्रकृति, बी है रोगी की भोजन संबंधी आदतें, सी है रोग का कारण जानना, डी है उपर्युक्त सभी। तो हम जब भी रोगी के लिए आहार का आयोजन करते हैं तो इन सभी चीज़ों को देखते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं, तो आपका सही जाएगा, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 22, रेशा है, ए है पाच्य कार्बोहाइड्रेट, बी है अपाच्य कार्बोहाइड्रेट, सी है आंशिक अपाच्य कार्बोहाइड्रेट, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। देखो ये जो क्वेश्चन था रेशा है क्या, तो ये अपाच्य कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, अभी टीजीटी का जब पेपर हुआ था 21 में आपका, तब आयोग ने इसका आंसर 3000 माना था। ठीक है, इसी बेस 30 ग्राम माना था, किस पर, 2000 पर। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर 2000 कैलोरी लेता है तो जो आरडीए में क्या दिया है, 40 ग्राम लेना चाहिए उसे सेल्यूलोज। लेकिन आरडीए ने तो ये दिया है, और लेकिन जो आपकी अभी जो पेपर हुआ था उसमें 30 ग्राम ही माना, और फिर आयोग ने इस क्वेश्चन को चेंज भी नहीं किया। तो इस वजह से अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि 30 ग्राम ही आंसर माना जाएगा, क्योंकि आयोग इसका आंसर 30 ग्राम दे चुका है। इस पर उसने बिल्कुल कोई वाद विवाद किया ही नहीं, इसका आंसर 30 ग्राम ही माना। जबकि आरडीए की जो रिपोर्ट मेरे पास है, आपको बताऊँ मेरे फ़ोन में ही है, ठीक है, और अब तो मैंने उसका PDF भी निकलवा लिया है, तो उसमें 40 ग्राम ही लिखा हुआ है। तो इसमें मैं कन्फ्यूज़ रहती हूँ कि मैं आपको क्या बताऊं, साफ साफ दिख रहा है उसमें 40 ग्राम लिखा हुआ है, लेकिन आरडीए का ये आंसर भी टीजीटी के जो मतलब आयोग ने किया था पिछली बार सही नहीं माना था, आरडीए का अपना ही माना था 30 ग्राम। तो अब आप इन दोनों को मैं बता देती हूँ। तो ये क्या है, अपाच्य कार्बोहाइड्रेट है, पर क्या करता है, हमारे शरीर, हमारे आंतों को साफ करने का काम करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है हमारे लिए। 2000 किलो कैलोरी कोई व्यक्ति लेता है तो उस पर कम से कम उसे 40 ग्राम जो है सेल्यूलोज ये वाला जो कार्बोहाइड्रेट है लेना ही चाहिए। क्वेश्चन है 23, शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, या उपरोक्त सभी। तो शरीर में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट है होता है। इससे बेशक हमारे लिए 4 कैलोरी ही मिलती है, 4 किलो कैलोरी, लेकिन 4 कैलोरी मिलती है, लेकिन क्या होता है, जो वसा से आपको बेशक 9 मिल रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा, इतनी हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए अगर इसको ज़्यादा खाने लगे तो ये हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ पैदा कर देगा, मोटापा पैदा कर देगा। ठीक है, फैटी टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। इस वजह से कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 24, रेशेदार खाद्य पदार्थ आवश्यक है सही पाचन के लिए, अच्छे स्वाद के लिए, मजबूत हड्डियों के लिए, या रक्त निर्माण के लिए। तो रेशेदार खाद्य पदार्थ जो होते हैं सही पाचन के लिए ज़रूरी होते हैं। ये हमारे आंतों की सफाई कर देते हैं, ठीक है, सेटिस्फैक्शन देते हैं, कॉन्स्टिपेशन को, कब्ज को दूर करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है यहाँ पर 25, निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध किससे है, दूध से है, फल से है, प्रोटीन से है, वसा से है। तो आप जानते हैं कोलेस्ट्रॉल का सबसे घनिष्ठ संबंध किससे है, वसा से हो जाता है। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 26, काली चाय से हरी चाय बेहतर होती है क्योंकि इसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, वह हल्की होती है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, डी है ये देखने में सुंदर होती है। तो काली चाय से हरी चाय क्यों बेहतर होती है, हम सभी जानते हैं क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट की संख्या जो होती है ज़्यादा होती है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगी। जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स होते हैं इनको ये किल करने का काम करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्लीन रहती हैं, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट की वजह से काली चाय जो है हरी चाय से बेहतर बानी, काली चाय से हरी चाय बेहतर, मतलब ग्रीन टी जो आप जानते हो ना, ये बेहतर होती है ब्लैक टी से। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। अब तो वाइट टी भी बहुत दिन से एक वाइट टी आने लगी है और एक सिल्वर टी आने लगी है, ये उनसे भी अच्छी मानी जाती है, ग्रीन टी से भी। लेकिन अभी तक हम पुराने ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है 27, दूध में कैल्शियम नहीं मिलता, लौह नहीं मिलता, विटामिन बी नहीं मिलता, या प्रोटीन नहीं मिलता। तो हम सभी जानते हैं दूध में क्या नहीं मिलता, लौह नहीं मिलता है और विटामिन सी नहीं मिलता है, और ये सभी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन है
28 ज्वर के प्रभाव से श्वसन दर घटती है, बढ़ती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता या धीरे धीरे बढ़ती है। तो जब ज्वर का प्रभाव होता है तो क्या होता है, आपकी श्वसन दर जो होती है वो बढ़ जाती है। ओके, तो बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29, किस उम्र में बीएमआर की दर कम हो जाती है, बचपन में, किशोरावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में। मैंने कहा जब भी टूट फूट ज़्यादा होगी शरीर में तब क्या होगी, बीएमआर उतना ही बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, बीएमआर की दर कम हो जाती है तो वो होती है आपकी वृद्धावस्था में। कितना होता है, पुरुष में हमने बताया था 10% बीएमआर कम हो जाता है। ओके, पुरुषों में 10% कम हो जाता है, स्त्री में कितना बताया था हमने, 9% जो है बीएमआर कम हो जाता है आरडीए 2020 के अनुसार। यहीं पर युवावस्था की अगर हम बात करें तो इसमें बराबर रहता है बीएमआर, ना घटता है ना बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर ना टूट फूट ज़्यादा होती है ना ही बहुत ज़्यादा वृद्धि और विकास होता है। व्यक्ति नॉर्मल काम करता है, इसलिए यहाँ पर बीएमआर ना घटता है ना बढ़ता है, बराबर रहता है, इक्वल रहता है। और बकाया किशोरावस्था है, बचपनावस्था है, इनमें सभी में बीएमआर बढ़ेगा। ओके, गर्भावस्था में बीएमआर बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। और यहीं पर अगर बात करें पुरुषों में बीएमआर ज़्यादा होता है या स्त्री में, तो बीएमआर जो होता है पुरुषों में ज़्यादा होता है और महिलाओं में कम होता है। लेकिन गर्भावस्था वाली कंडीशन में पुरुषों से की अपेक्षा स्त्री का बीएमआर बढ़ जाता है। क्वेश्चन है 30, निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, फल है, अंडा है, दूध है या गुड़ है। तो विटामिन सी का पूछा जाएगा तो फल हो जाएगा, ये ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। अंडा प्रोटीन का अच्छा स्रोत हो सकता है, ठीक है। दूध भी आपके विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, उसके साथ कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। प्रोटीन भी इसमें फर्स्ट क्लास मिलती है, इसलिए प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत है। गुड़ क्या है, लौह लवण का अच्छा स्रोत है, ध्यान रखिएगा, लौह लवण। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 31, संतुलित आहार का अर्थ है ऐसा आहार जिसमें केवल फल और सब्जियां हों। बी है ऐसा आहार जिसमें सभी पौष्टिक तत्व सम्मिलित हो। सी है ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित हो। डी है तरल आहार। तो संतुलित आहार हम किसे कहते हैं भाई, सभी जानते हो। संतुलित आहार ऐसा आहार होता है जिसमें सभी आवश्यक तत्व सही मात्रा में हमारे सम्मिलित हो। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ज़्यादा अच्छा होगा और के मुकाबले, ठीक है। सही आवश्यक मतलब मात्रा भी उनकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। सभी पौष्टिक तत्व सम्मिलित हैं इससे मतलब नहीं, उनकी मात्रा भी सही होनी चाहिए, आपकी एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, आपकी अवस्था के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, आपके कार्य के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी आपकी आयु के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो सी ऑप्शन हमारा बेहतर होगा। क्वेश्चन है 32 की बात करें, शरीर में प्रोटीन कोशिका निर्माण करता है, मुख्य रूप से ऊर्जा का प्रदान करता है। सी है कोई कार्य नहीं करता। डी है चर्बी बढ़ाता है। तो इसमें आंसर दिया था बी ऑप्शन, लेकिन हमारे हिसाब से प्रोटीन जो क्या करेगा भाई, कोशिका का निर्माण भी करेगा, उसका काम वृद्धि कारक है। तो यही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठीक है। ये आप मतलब यहाँ पर ए दिया जरूर है बी ऑप्शन, लेकिन आप इस पर आप क्लेम भी कर सकते हो ना, मेन काम तो नहीं है ना प्रोटीन का ऊर्जा निर्माण, मेन काम तो ऊर्जा निर्माण कार्बोहाइड्रेट करता है, वसा करता है। तो हमारे लिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। प्रोटीन क्या करता है, शरीर में कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत करता है, निर्माण करता है, वृद्धि और विकास करता है। क्वेश्चन है 33, स्पिग्नोमेनोमीटर से माप सकते हैं नाड़ी दर, श्वसन दर, रक्तचाप या फिर उपर्युक्त सभी। तो हम सभी जानते हैं इससे क्या, हम बीपी नापते हैं स्पिग्नोमेनोमीटर से। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। स्पिग्नोमेनोमीटर से हम क्या करते हैं, रक्तचाप को मापने का काम करते हैं, ब्लड प्रेशर के मापक के रूप में इसको हम जानते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर का मापक पूछा जाए अगर आपसे तो भी आप इसे आंसर कर सकते हो, प्रेशर का मापक। और ऐसा प्रश्न बन सकता है का मापक, थोड़ा उलझना नहीं है भाई, इसी को कहेंगे, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 34, वसा के इस्तेमाल के विषय में आजकल क्या धारणा है। संतृप्त वसा का उपयोग करना चाहिए, वसा का उपयोग नहीं करना चाहिए, वसा का उपयोग असंतृप्त वसा के रूप में करना चाहिए, हाई कोलेस्ट्रॉल वाला भोजन करना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं आजकल भाई, असंतृप्त वसा जो होते हैं आपके, उनका प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हो जो हमारे आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं क्या होते हैं, लिनोलेनिक होता है, लिनोलिक होता है, लिनोलेनिक और लिनोलिक, लिनोलिक और क्या होता है, आर्किडेनिक, आर्किडेनिक। ओके, तो ये जो चीज़ें होती हैं लिनोलिक, लिनोलेनिक और आर्किडेनिक, ये वसीय अम्ल हमारे शरीर के लिए मुख्य होते हैं, ठीक है। तो ये किसके रूप हो जाते हैं, ये असंतृप्त वसा के रूप हो जाते हैं और हमारे लिए यही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 35, थ्रोम्बिन की उपस्थिति से क्या होता है, रक्त में लाल रंग अलग होता है, रक्त जमता है, रक्त में आवश्यक एंजाइम बनते हैं। डी है रक्त में आवश्यक हार्मोन बनते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। थ्रोम्बिन क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने के लिए, मतलब रक्त जमाने के लिए उपयोग किया जाता है। विटामिन के होता है प्लस कैल्शियम होता है, विटामिन के प्लस कैल्शियम, ठीक है।
कैल्शियम ये मिलकर क्या करते हैं, थ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देते हैं, और जिससे क्या होता है, रक्त का थक्का बन जाता है। जब चोट फेट की कंडीशन होती है तब ये प्रक्रिया बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो क्या होती है, व्यक्ति की मृत्यु की भी संभावना बनी रहती है। यहीं पर अगर हम बात करेंगे हिपेरिन जो प्रोटीन होता है ये क्या करता है, तो हिपेरिन क्या करता है, रक्त को पतला रखता है, ठीक है। और जब हमारे शरीर के अंदर ब्लड होता है तो हिपेरिन एक्टिव होता है, जब हमारे लिए चोट उठ लगती है तो वहाँ पर हिपेरिन क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है। और अगर ये एक्टिव रहा तो क्या है, ब्लड बहता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब चोट फेट लगती है तो विटामिन के, आपका थ्रोम्बिन, कैल्शियम ये सब काम करने लगते हैं, और यहाँ पर जो हिपेरिन होता है वो कैसा हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है। और ये थ्रोम्बिन वगैरह सक्रिय हो जाता है, विटामिन के, थ्रोम्बिन है, कैल्शियम ये सक्रिय हो जाते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है हिपेरिन कब सक्रिय होता है, तो जो हमारे नॉर्मल ब्लड रोज जो सर्कुलेशन हमारे ब्लड का चल रहा है उसमें ये एक्टिव रहता है, लेकिन चोट फेट की कंडीशन में ये वहाँ पर क्या होता है, अनएक्टिव हो जाता है, ठीक है, निष्क्रिय हो जाता है, जिस वजह से हमारा ब्लड जम जाता है। वैसे ये ब्लड को पतला रखने का काम करता है, ये एक तरीके की प्रोटीन है, ठीक है। तो क्लास जैसी भी लगी हो, अब ये कहना तो बेकार ही है आप लोगों से, कुछ भी लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए, कि जो जिन्हें करना है वो तो बिना कहे भी कर देंगे, और जिन्हें नहीं करना है, बच्चे लाइव क्लास में थे और मैंने देखा, मैंने बोला, उसके बावजूद भी उन्होंने हमारे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया। तो ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोगों का मन है तो कीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, किस्मत होगी हमारी तो हमें सफलता मिल जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं। मिलते हैं कल की वीडियो में ऐसे ही, धन्यवाद।